बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेक्चर नंबर 4 है। हमने आज पढ़ना है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कंप्यूटर को हम एज इंस्ट्रक्शंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है और किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात हम हर चीज़ जो है वो आज के लेक्चर के अंदर रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास वही पहले वाला तरीक़ाकार कि हमने ये इंट्रोडक्शन और साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी जो है वो हमने पढ़ लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कि हमारे पास जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, जो कंप्यूटर जानता है, या इंसान जानता है या इंसान नहीं जानता और कंप्यूटर जानता है। ये डिफरेंसेस के हिसाब से आज हमने सारा ये डिस्कस करना है कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और हमने उसको किस किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देते हैं एक ग्राफ के ज़रिए कि हमारे पास फ्लो चार्ट बनाया है मैंने। तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि हमारे पास साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसकी दो ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो एक लो लेवल, ठीक है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज। कि हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास लो लेवल को हम अगर कंसीडर करते हैं तो लो लेवल के हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। वो दो ब्रांचेस जो हैं, एक हमारे पास है मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज जो है वो एक बाइनरी कोड सिस्टम पे चलती है, 0110 इस तरह हिसाब से कोडिंग जो है वो कंप्यूटर को दी जाती है। जबकि जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स जैसे कोमा हुआ, ब्रैकेट एंड अदर थिंग्स ऑफ सिंबल्स विच कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस एज अ असेंबली लैंग्वेज। तो वो लो लेवल लैंग्वेज बनती है। और इसी तरह हमारे पास इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कितनी ब्रांचेस के अंदर, 4 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज के बाद हमारे पास जो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो हम इसे तफसील इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। आपको ये जस्ट एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया है कि आपको पता हो कि लो लेवल और हाई लेवल के आगे कितनी ब्रांचेस हैं और आगे उनकी ब्रांचेस कितनी कितनी हैं। तो अब हमारे पास जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसकी फर्स्ट ब्रांच। तो इसकी जो है वो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि फोर्टान है हमारे पास, और बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, सी लैंग्वेज है। ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं इसकी फर्दर मोर इसकी काइंड्स हैं प्रोसीजर लैंग्वेज की। और हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है जो इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एसक्यूएल और आरपीजी। ये दोनों टाइप्स जो हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, ये फोर्थ जनरेशन से। एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। हमारे पास एक C++ है और दूसरी जावा है। इस तरह अब तो डिफरेंट जो है वो और भी आ रही हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे अपने कोर्स के अंदर ये 2 लैंग्वेज के बारे में रीड आउट करेंगे। और चौथी जो है हाई लेवल लैंग्वेज की जो टाइप है वो हमारे पास नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कि नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कुदरती तौर पे है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन, हम अगर क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश ज़बान को समझता है ज़्यादातर, और उर्दू को भी अब तो मतलब लिखता है, लेकिन उसको बैक पे जाकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, लो लेवल में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास इस तरह इसको समझा जाता है। लेकिन ये जो नेचुरल है ये हमारे पास इंसानी ज़बानों की तरह ये यूज़ की जाती है।
हाँ, उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक प्रॉपर जो डेफिनेशन हम लिखते हैं, एक जैसे कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जो डिफाइन द साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखनी है वो हमने यहाँ पे लिखी है, ताकि आप बच्चों को पेपर के हवाले से किसी तरह की भी टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो हमारे पास यहाँ पे है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर्ड्स। इन इंस्ट्रक्शन में हदायत, वर्ड्स मीन कि हमारे पास कोई लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, या सिस्टम एंड सिस्टम्स, कोई सिस्टम्स हैं यूज टू राइट प्रोग्राम, जो हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, इज़ कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन के हमारे पास अगर कोई बात बताने के लिए किसी को हम उर्दू ज़ुबान यूज़ करते हैं तो वो उर्दू क्या कहलाएगी, हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहलाएगी। अगर हम इंग्लिश में किसी बच्चे से बात करते हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हम उससे बात करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो हमारी वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहलाएगी। तो अगर हम पश्तो में बात करना चाहते हैं तो अगर हमें नहीं समझ आती तो हम उसका ट्रांसलेटर लेंगे, जो उसे ट्रांसलेट किस में करेगा, पंजाबी में या उर्दू में, तब हमें समझ आएगी। इसी तरह हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है ये भी मुख्तलिफ तरह से चलती है, और जब कंप्यूटर को समझ नहीं आती है आपकी बातें तो वो फिर ट्रांसलेटर जो है वो उसे ट्रांसलेट करके उसकी मशीन लैंग्वेज या सिंबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके, मींस के लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करना है। तो देन हमारे पास इसकी फर्दर 2 टाइप्स हमने वहाँ पे जिक्र किया है, तो वो हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास ये दोनों टाइप्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास यहाँ। तो क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर हम लो लेवल का पहले डिस्कस करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है। तो हमारे पास इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे हम इसको लिखते हैं कि दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कि हमारे पास वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर हो, मींस वो समझता हो, कंप्यूटर आसानी के साथ उसको कैचअप करे, उसको पता चले कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आसान से आसान तरीन। जैसे कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा है 0-1 की बेस पे, यानी बाइनरी कोड्स की बेस पे, तो हमेशा कंप्यूटर ने 0-1 की ही लैंग्वेज को समझना है, चाहे आप जितना मर्जी बोलते रहें, जब तक आपकी बात को वो कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके 0-1 की फॉर्म में नहीं देता, तब तक कंप्यूटर आपकी बात को नहीं अंडरस्टैंड करेगा। देन आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास वो कह रहे एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, और जाहिर सी बात है, मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 0-1 का अगर कोडिंग है तो ये हज़ारों में से कोई एक बंदा, 2 बंदे हो सकते हैं जो इसको समझ सकें, इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी इतना मतलब कि जहन नहीं मिला, इसलिए ये क्या है, फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज है, कि ये इंसानी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होने वाली लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इजीली, कंप्यूटर जो है वो बहुत ही आसानी के साथ इस लैंग्वेज को, इस ज़ुबान को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की फॉर्म के अंदर वर्क करता है। और कंप्यूटर के लिए तो जाहिर सी बात, जब उसकी अपनी ये मादरी ज़ुबान हुई तो उसके लिए तो फिर आसान है इसके अंदर बातें समझना, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को वर्कआउट में लेके आना, कंपाइल करना, रन करना, उसके लिए आसान है। जबकि हमारे लिए जो है वो पढ़ना भी मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अगर हमने अपना नाम ही लिखना है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, मैंने मोहम्मद आसिम उसको कन्वर्ट करके पहले कन्वर्ट करूँगा बाइनरी कोड के अंदर, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनेगा, उसको फिर दूंगा कि ये बाइनरी कोड्स हैं, इनको क्या करो, शॉर्ट करो, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। लिहाजा कंप्यूटर जो है इसको आसानी से समझता है, लेकिन इंसान जो है इसको आसानी से नहीं समझता। आगे इसकी भी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं, हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और हमारे पास दूसरी जो लैंग्वेज है इसकी टाइप, एक सेकेंड, हमारे पास जो इसकी मशीन लैंग्वेज है और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। आपको थोड़ा सा बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो है वो एक बाइनरी कोड्स के ऊपर चलती है,
क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज मैंने आपको कहा था कि सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आती है बट इंसान को नहीं। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज जो है वो हम देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी कोड के ऊपर वर्क करती है, तो उसकी प्रॉपर हम अगर लिखना चाहें तो हम किस तरह उसको लिखेंगे। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। वही बात हुई ना कि हमारे पास बाइनरी फॉर्म के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दें उनको क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज। एंड इट इज़ ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड। कंप्यूटर ये वाहद पहली ज़ुबान है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटर इजाद किया गया था, सबसे पहला कैलकुलेटर, वो किसके ऊपर वर्क करता था, 0-1 की फॉर्म पे। तो 0-1 की फॉर्म के ऊपर वर्क करते हुए उसकी मादरी ज़ुबान एक तो ये है, और दूसरे नंबर पे कंप्यूटर जो है इसको बहुत ही आसानी के साथ समझता है कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो समझता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो हमारे पास कंप्यूटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेरी फास्ट। इस ज़ुबान के अंदर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही तेज़ी के साथ प्रोग्राम को रन करता है, फास्ट तौर पे एग्जीक्यूट करता है, हमें हमारी प्रॉब्लम्स का आंसर बहुत जल्दी देता है। विच आर राइट इन मशीन लैंग्वेज, जो कि हम किस में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है, जो कि हम मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी कोड की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, मीन्स कि हम इसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहेंगे कंप्यूटर की। सबसे पहले जो इजाद हुई वो वाली लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है सिंबल्स यूज़ की जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इज़ अ लो लेवल। असेंबली लेवल जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, यही वाली लैंग्वेज है, इसकी टाइप है। एंड विच इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, मीन्स कि जो मशीन लैंग्वेज वर्क करती है उससे एक स्टेप जो है इसका ज़्यादा अहम तरीन वर्क है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टीड ऑफ बाइनरी कोड्स। अब बाइनरी कोड्स की बजाय यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंबल्स, कोमा, ब्रैकेट, और जैसे हमारे पास सिंबल्स और भी हैं, लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। इस तमाम सिंबल्स जो हैं ये मिलके जब प्रोग्रामिंग बनाई जाती है इसके साथ, और साथ में बाइनरी कोड्स को भी मिक्स कर लिया जाता है, या फिर बाइनरी कोड्स के अलावा जो है अकेले सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, एंड देन प्रिपेयर द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन बाय ए कंप्यूटर। देन वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है इसको, लेकिन इसको पहले ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करता है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। अब ये बाइनरी कोड्स की जगह पे जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं इसे मैनिमोनिक्स भी कहा जाता है। मैनिमोनिक्स जो है वो अगर कोई कहे आपको कि व्हाट इज़ द मैनिमोनिक्स लैंग्वेज, तो यू नो दैट के असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाती है, वो मैनिमोनिक्स भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। मैनिमोनिक्स, इसको सिंबल्स को मैनिमोनिक्स का नाम भी दिया जाता है। असेंबली लैंग्वेज इन आल्सो नोन एज, जो असेंबली लैंग्वेज है इज आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। मीन्स के फर्स्ट जनरेशन पे हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज बनी थी जो कंप्यूटर को दी जाती थी, उसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, थोड़ा सा जो है वो तरक्की हुई, तो हमारे पास जो है वो सिंबल्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए। तो सिंबल्स इस्तेमाल जब हुए तो उसको ज़ुबान को सेकंड जनरेशन का नाम दे दिया गया।
तो ये हमारी थी लो लेवल लैंग्वेज। हम एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज जो है वो दो तरह की, एक बाइनरी कोड सिस्टम को तहत यूज होते हुए कंप्यूटर को चलती है, एग्जीक्यूट करवाती है प्रोग्राम, और दूसरी जो है वो सिंबल्स को यूज करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाती है। देन हमारे पास इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज हम रीड आउट करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज है। टाइप ऑफ अ लैंग्वेज कह रहा है कि वो टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर इज अ क्लोज टू ह्यूमन। अब देखिए वो मजे की बात कि अब जो लैंग्वेज है हम शुरू कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी बहुत ही आला पैमाने की लैंग्वेज। तो इसके अंदर वो लैंग्वेज जो है वो इंसान की समझ में है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन मीन्स कि इंसान के ज़्यादातर करीब है, इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन मीन्स कि इंसान के समझ में आना। जैसे हम कहेंगे अली स्कूल जाओ, या अली स्कूल खाना खा रहा है, तो हमारे ये लैंग्वेज जो है ये हमें बहुत ही आसानी से और जल्दी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, हमें हमारे क्लोज टू ह्यूमन ब्रेन है, क्लोज टू ह्यूमन सोर्स है, कि हमें पता है कि ये हमारी लैंग्वेज है, हमें आती है, हम इसको समझ सकते हैं। देन कंप्यूटर इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट। अब इनपुट जब दी जाती है उसको लिखा जाता है कि इनपुट, तो उसने कंप्यूटर ने समझना है कि मुझे कुछ दे रहा है, मेरे से कुछ मांग नहीं रहा है बल्कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एंड जब प्रिंट हमने लिखना है कि प्रिंट करो, तो उसने कहना है कि मुझसे मांग रहा है, मीन्स या तो प्रिंटर से प्रिंट करेगा या फिर वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि मुझसे ये मांगा है, देन इट्स मीन कि मैं ये प्रोवाइड करने का मजाज हो। तो उसने हमें क्या करना है, उसका प्रिंट दे देना, उसका शो आउट कर देना, उसका डिस्प्ले दे देना है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज वन फर्दर मोर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो है वो मोर इसको डिवाइड किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया जाता है कि हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट कैटेगरी है, वो है प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के है इसकी इंसान के साथ, इंसान इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है इससे वन स्टेप मोर देन है। तो और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, ठीक है, ये नॉन प्रोसीजरल होती है कि हमें जो है वो इसको ट्रांसलेट किया जाता है पहले, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने के बाद मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन क्या है, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेचुरल प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो कुदरती तौर पे जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये तमाम नेचुरल कहलाती है, और इसके अंदर प्रोग्राम लिखने को नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है हम यहाँ पे हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस निकालते हैं कि इन दोनों के अंदर हमने क्या डिफरेंस महसूस किया है। तो हमारे पास ये डिफरेंस है कि हमने सबसे पहले हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। अब क्योंकि इंसान के नज़दीक तरीन लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जब इंसान सीखेगा तो उसके लिए क्या होगा, बहुत इजी होगा, इजी टू लर्न। जबकि लो लेवल लैंग्वेज, अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास शॉर्ट हैंड आपने अगर किसी ने देखी हो, डी कॉम में पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाते, लेकिन डी कॉम के अंदर जब शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाती थी, अब तो बहुत कम स्टूडेंट वो रखते हैं, तो वो भी इस तरह कॉमें उल्टे नीचे पता नहीं किस तरह की वो सुनियाँ सी बनाई होती हैं। तो लिहाजा बात ये कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है, कॉमे वगैरह इस्तेमाल करने, ये प्लस माइनस के सैम्पल्स इस्तेमाल करने और बाइनरी कोड्स को इस्तेमाल करने, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है इंसान के लिए समझना, तो लिहाजा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो हाई लेवल है ये नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी इंसानी ज़बान के नज़दीक होती है। अगर ज़्यादा नहीं इंसानी ज़बान यूज़ होती तो कम से कम 50%, 70%, बल्कि 90% जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाने लगी है। और लो लेवल लैंग्वेज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। जो हमारे पास लो लेवल है
ये इंसानी लैंग्वेजेस से बहुत ही ज़्यादा दूर का काम है, तो वो इसके करीब करीब भी नहीं है। ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड, देखा वही बात जो मैंने पहले कही कि हमारे पास हाई लेवल को ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल के अंदर। लो लेवल के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है एंड देन आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर, कि हमारे पास कोई भी ट्रांसलेटर रिक्वायर नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम जो है वो बहुत स्लो एग्जीक्यूट करता है। मींस कि अगर लंबा प्रोग्राम है तो उसने 1-2 मिनट ले लेने होते हैं, लेकिन जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है। वहाँ पे आपने बटन प्रेस किया और उसी वक्त आपके पास प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाता है। एंड हाई लेवल के अंदर डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। अब हार्डवेयर लेवल पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती इसके अंदर, क्योंकि ये हार्डवेयर को जो है वो कम समझता है, हार्डवेयर को इतना नहीं समझता। हार्डवेयर बाइनरी कोड्स को समझता है। जब हम उसकी अगर किसी मुल्क में आप जाते हैं तो वहाँ जाके उसकी ज़ुबान ही नहीं आपको आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम पेश आती है। इसी तरह यहाँ पर है कि अगर आपको उसकी ज़ुबान ही नहीं आती, फादर CD रोम को जो इंस्ट्रक्शन देनी है उसकी आपको तो ज़ुबान नहीं आती, लेकिन आपने क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसको कमांड देनी है एंड देन उसने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद उसने उसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा, उसको समझ आ जाएगी कि मैंने करना क्या है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड मच फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल, कि उसमें हार्डवेयर लेवल पे हमें बहुत आसानी होती है कि हम छोटा सा भी प्रोग्राम लिखें तो हमें वो एग्जीक्यूट करवाएगा और बहुत ही आसान तरीन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर को पता है कि मुझे कौन से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं 0-1 की फॉर्म के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो है वो डीप नॉलेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो डीप लेवल ऑफ लैंग्वेज, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम, कि हमें इतना डीपली जाके नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं समझना पड़ता, कि हम जो आता है मुंह में वो लिख देते हैं, देन हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उसके रूल्स के मुताबिक हो, ये ना हो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखें। तो उसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेज है, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम, मीन्स के आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हार्डवेयर को कौन सी ज़ुबान आती है, और ये मीन्स के कंप्यूटर को कौन सी ज़ुबान आती है, कंप्यूटर किस ज़ुबान में समझता है, कौन सी कोडिंग समझता है, किस वक्त कौन सी कोडिंग देनी है और किस वक्त कौन सी कोडिंग देनी है, तो फिर आप उसको कामयाबी के साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारे पास प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, मीन्स जैसे हम लिख लें कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है और बहुत सारी इस तरह गेम्स हैं, ये सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो हम इसको आसानी के साथ नॉर्मली तौर पे यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। जबकि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है आर नॉर्मली यूज टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम, जैसे विंडो है, विंडो के ये हार्डवेयर प्रोग्राम है, तो हार्डवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत ही ये आसान तरीका है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए नहीं। अब हमारे पास है प्रोग्राम इज इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई। अब अगर मॉडिफाई करना हो आपने अपना प्रोग्राम खूबसूरत बनाना हो तो इजी किस में है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होंगी, लिहाजा आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज को डील करना है किस तरह। प्रोसीजर लैंग्वेज होती क्या है? दिस अनफॉर्चुनेटली इज द हाईली कंटेंट
कंटेंशंस क्वेश्चन, कि हमारे पास ये एक बहुत ही तवज्जो कन क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है व्हाट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ओवर द ईयर्स लिटरली 100 ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड। अब वो कह रहा है कि हर साल ब साल बहुत सारी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हो रही हैं। जैसे अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले एक दो थी। पहले हमारे पास एक दो ज़ुबानें हुआ करती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह इसमें। however few have stood the test of time, ठीक है। तो हमारे पास ये few have stood the test of time, हमारे पास टाइम जैसे जैसे गुजरता गया वो बता रहे हैं कि वो उस तरह हमारे पास डेवलपमेंट होती गई। मैनी लैंग्वेजेस अल्गोल, पास्कल, हास्केल and can be dismissed as ephemeral computer science fields. Other COBOL, Lisp, Ada are too specialized to adapt for scientific use. Let us examine the remaining options. तो हमारे पास अब कोबोल जो है ये भी गुजर गई, पास्कल भी गुजर गई, हास्कल भी गुजर गई, अल्गोल भी गुजर, मीन्स कि ये ज़ुबानें जो हैं हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सारी पुरानी हो गई। अब हमने सी लैंग्वेज यूज़ की, सी के बाद हमने C++ यूज़ की, C++ के बाद जावा यूज़ की, जावा के बाद और बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं जो अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं आपको बताई थी कि हमारे पास जो प्रोसीजर लैंग्वेज है इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले जो है फोर्टान है। फोर्टान के बाद हमारे पास बेसिक है, बेसिक के बाद हमारे पास कोबोल है, कोबोल के बाद हमारे पास पास्कल है, पास्कल के बाद सी लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 लैंग्वेज दी गई हैं, ये अब बहुत ही कम यूज़ होती हैं, बल्कि तो यूज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बहुत ही आसान तरीन हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, C++, जावा, C, बहुत सारी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, हम पहले नंबर पे फोर्टान के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्टान किस चीज़ का स्टैंड फॉर है। सबसे पहले एब्रिविएशन ये है फार्मूला ट्रांसलेशन। हमारे पास फार्मूला को ट्रांसलेट करना मीन्स कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स है उसके अंदर कोई फार्मूला आता है, या हमारे पास कोई जो है बारीक बीनी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, इट्स मीन कि अगर हमने फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूले को ट्रांसलेट ये करेगा किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। वो तो फार्मूला तो हम लिखना 1/2 लिख देंगे, या इस तरह हम कोई और फार्मूला लिख देंगे, लेकिन उस फार्मूले को ट्रांसलेट करना, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फोर्टान का मतलब इट इज मेनली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक यूज। मीन्स कि हमारे पास अगर कैलकुलेटर में हम फार्मूला लिखते हैं, या हम एक्सेल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फार्मूला लिखते हैं, तो वो फार्मूले को फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। वो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर एक्सेस करेगा, पसंद करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। लिहाजा इसको हम फोर्टान को पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत ही ये लो लेवल की मतलब है। तो हमारे पास अब इससे बहुत ही अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं जो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्टान वाज द फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जो सबसे पहले हाई लेवल कहलाई गई। तो टू बी डेवलप्ड इन फैक्ट इट इज प्रेडेट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती गई लैंग्वेज उस वक़्त। द लैंग्वेज इज लिस्टेड बिलो बाय डिकेड बिफोर द एडवेंट ऑफ फोर्टान ऑल प्रोग्रामिंग वाज डन इन असेंबलर कोड। अब इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम की जाती थी वो असेंबलर कोड्स के ज़रिए की जाती थी, जो कि आसानी के साथ लो लेवल मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते थे। और मोर एवर
फोर्टान वाज स्पेशली डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अब जो साइंटिफिकली कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं लोग, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था लैंग्वेज को, क्योंकि ये समरी लैंग्वेज जो है उसके करीब तरीन थी। जिस स्टूडेंट से ये ना ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के जो है वर्डिंग कीवर्ड्स यूज़ किए जाते थे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक किस्म बनी थी, एक टाइप बनी थी, इसलिए ज़रा लो लेवल था इसका। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती गई। अब हाई लेवल जो है लैंग्वेज वो जो है कंप्यूटर जो है वो जल्दी रीड आउट नहीं करता, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे कि फोर्टान्स मेन एडवांटेज जो है आर दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी उस कंप्यूटर के लिहाज से। एंड इट इंटरफेसेस वेल विद मोस्ट कॉमनली अवेलेबल प्री रिटर्न सब रूटीन्स लाइब्रेरीज, कि इसके अंदर प्री रिटर्न सब रूटीन्स लाइब्रेरीज थी जिसको ये यूज़ किया करते थे, और हमारे पास क्योंकि जल्दी से जल्दी वो सोल्यूशन दिया करते थे हमें। एंड फोर्टान मेन disadvantages are associated with its relative antiquity. For instance, जो है एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि whereas its input and output facilities are positively polylethic। ठीक है, अब हमारे पास सॉरी पहले एलेथिक, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है फोर्टान के बाद हमारे पास बेसिक है। बेसिक के अंदर हम क्या कहते थे, बिगिनर, इसका जो मुखफ़फ़ है वो है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कि हमारे पास बिगिनर्स जो नए हैं ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड उसके दिए जाते थे। जैसे हमने कुछ लिखना, आसिम लिखना है तो उसका एक बेहतरीन आसिम लिखते थे, लेकिन वो क्या होता था बैक पे सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस होती थी उसके, तो हमने वो लिखना शुरू किया। एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1960, यानी 1960 में ये डेवलप की गई। उसके बाद इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स टू यूज द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। जितनी सिंपल प्रॉब्लम प्लस माइनस एट से इस तरह छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो स्टूडेंट जो है वो इसके ज़रिए सॉल्व करते थे, और ये अंडरस्टैंड करनी जो थी ईजी थी। एंड वाइडली यूज फॉर एजुकेशन पर्पज, ज़्यादातर एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये। उसके बाद हमारे पास कबोल आ जाती है। कबोल के लिए हमारे पास जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है इसको। जब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती होगी। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, तो ये बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होनी शुरू हुई। लेकिन अब जो है बिजनेस एप्लीकेशन सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनती हैं, C++ में और दीगर लैंग्वेज के अंदर जो अब नई डेवलप की गई हैं। इट वाज डेवलप्ड इन 1960, ठीक है, और उसके बाद द प्रोग्राम रिटन इन कोबोल आर लेंथी बट इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। उसको मेंटेन करना भी आसान होता था, रीड करना भी और राइट करना भी, लेकिन प्रोग्राम क्या होता था ज़रा लेंथी हुआ करते थे। और उसके बाद अब हमारे पास है पास्कल। तो पास्कल जो है ये भी एक कदीम ज़ुबान है। तो हमारे पास पास्कल के अंदर अगर हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो ज़रा थोड़ी लेट जो है उसके ऊपर प्रोसेस करता है, क्योंकि उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है इन मशीन लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। मीन कि पहले बिजनेस की पहले साइंटिफिक आई, फिर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज आई, तो फिर उसको मिक्सअप करके उसको डेवलप किया गया, थोड़ा सा उस ऐसी लैंग्वेज बनाएगी पास्कल कि वो दोनों के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अब C++ हर तरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो बहुत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज थी वो पास्कल तैयार की गई। इट्स नेम वाज असाइंड इन द ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। मैथमेटिक्स का बंदा था, पास्कल नाम था उसका। उसने जब डेवलप की तो उसके नाम पे इसका कोड रख दिया गया कि इसको पास्कल कहा जाएगा आज से। तो देन हमारे पास C लैंग्वेज आती है।
सी लैंग्वेज जो है ज़रा थोड़ी अनडेवलप है, कि इसकी डेवलपमेंट जो है C++ में हुई आके, तो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत कम जो है वो आजकल यूज़ की जाती है, ज़्यादातर C++ यूज़ की जाती है एज अ कंपेयर ऑफ C। तो हमारे पास सी लैंग्वेज जो है वो पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है, मशहूर तरीन लैंग्वेज है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट द AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972। इन 1972 के अंदर इस पे काम हुआ डेनिस रिची और एट AT&T बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, ये लेबोरेटरीज के नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज। इट वाज रिटन एज पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पे इसको एज अ पार्ट बना के इस्तेमाल, जैसे यूनिक्स कंप्यूटर्स आए, ठीक है, इस तरह का यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का था उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हाई लेवल कंप्यूटर बनाया गया। उसको मद्देनज़र रखते हुए लैंग्वेज के अंदर भी डेवलपमेंट लाई गई और उस लैंग्वेज को कहा गया सी लैंग्वेज। जैसे हमारी विंडोज़ आया करती थी, पहली विंडोज़, जैसे हम कहते हैं 97 विंडो थी, 2000 विंडो थी, ये सारे सी के अंदर थी। इट इज आल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, ठीक है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे पहले विंडोज़ आया करती थी, 97 विंडो थी और 2001 थी, ये सारे सी के अंदर डेवलप की जाती थी। एंड उसके बाद हमारे पास नई जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ जाता है। हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे प्रोसीजर लैंग्वेज, हमने प्रोसीजर लैंग्वेज पढ़ ली, और प्रोसीजर के बाद हमारे पास जो है वो नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो अब रहते हैं। हमने सब इसके बाद पढ़नी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक लैंग्वेज है इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, उसको लिखा जाता है, जैसे इंसान का नाम है, जगह का नाम है, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा है या कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट पर्सन, वो पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो ऑब्जेक्ट आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो किसी चीज़ को भी कर सकता है, वो किसी प्लेस को करता है इन रियल वर्ड्स, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है, वो ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर। यानी अगर आपने किसी का नाम लिखना है, अहमद लिखना है, तो अहमद के जितने भी वर्ड्स जो हैं वो जाके ट्रांसलेट होके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। इस तरह वो कह रहा है कि डाटा जो होता है वो आर ग्रुप टुगेदर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है ये बहुत ही आसान होते हैं पढ़ने और मॉडिफाई करने। इसकी दो एग्जाम है, एक हमारे पास C++ है और दूसरी हमारे पास जावा है। हम देखते हैं कि C++ क्या है। तो हमारे पास C++ जो है वो लैंग्वेजेस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। कौन सी शाख की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की। एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1980 एट बेल लेबोरेटरीज। इन बेल लेबोरेटरीज के अंदर ही ये वर्कआउट हुआ इस पे, और 1980 के अंदर इसको डेवलप किया गया। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सी लैंग्वेज जो है उसके बाद C++ को इस्तेमाल करने जाने लगा। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये थोड़ा लोएस्ट वर्जन है, और जो C++ है ये इम्प्रूव्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। यहाँ पे हम आगे जो है वो अपने सब्जेक्ट के अंदर क्लासेस भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो मीन्स के हमारे पास अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहें किसी का नाम, किसी लाहौर लिखना चाहें, किसी जगह का नाम है, तो दरबार का नाम लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंड देन कंप्यूटर जो है हमारा वर्क करेगा उसी के ऊपर। इट इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है एंड यूज टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास आजकल जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे C++ के अंदर लिखे जाते हैं या इससे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो कि बहुत ही आसान है और पावरफुल है, और डेवलप करना भी उसके लिए टाइम कम लगता है और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। जबकि पहले टाइम ज़्यादा लगता था और डेवलपमेंट कम होती थी, नया प्रोग्राम कम बनता था। अब जो है प्रोग्राम जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इंसान को उसके बारे में हाउ नाउ है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे आता है जावा। जावा जो है इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका जो है C++ के बाद ये आई, और इट वाज डिज़ाइंड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। अब सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने इसको डिज़ाइन किया, इसको बनाया। इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर यूज इन VCR, टोस्टर एंड केबल रिसीवर। इनके अंदर इसको क्या किया जाता है, प्राइमरी डेवलप्ड टू कंट्रोल, अब कंट्रोल करने के लिए इसको डेवलप किया गया, ठीक है, VCRs के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर और इस तरह बेशुमार चीज़ों के अंदर। इट प्रोवाइड पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। अब वो कहता है कि ये जो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, बनाने के बाद जब उसे लॉन्च करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, देन वो क्या करता है, उसे प्रोवाइड करता है पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब वो कह रहा है कि ये पावरफुल होता है फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए। तो हमारे पास अब इसके अगली ब्रांच जो है वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। 4GL इसे कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज आर नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। In non-procedure languages, user only needs to tell the computer what to do। वो कहता है कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर को बताना है कि what to do, क्या करना है, and not how to do, और कैसे करना है ये नहीं बताना। जैसे आपने ये बताना है कि आप कंप्यूटर जी करना क्या है, आपने व्हाट टू डू, कंप्यूटर को बताना है कि आपने ये करना है, एंड नॉट हाउ टू डू, कि कैसे करना है वो कंप्यूटर को पता है। एंड एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इज दैट दे कैन बी यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल यूजर्स। अब इसको क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, फ़ायदा है, वो ये है कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इसको आसानी के साथ नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो यूज़ कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस एक्सेलरेट प्रोग्राम प्रोसेस एंड रिड्यूस कोडिंग एरर्स। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि दीज प्रोग्राम जो है ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड रिड्यूस करते हैं कोडिंग एरर्स को। मीन जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त कोडिंग एरर्स आती हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इसका बहुत ही इसके अंदर आसान तरीन कंडीशंस होती हैं। एंड 4GL आर नॉर्मली यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट जनरेशंस। अब हमारे पास वो कह रहा है कि डेटाबेस को जब बनाया जाता है, एप्लीकेशन डेटाबेस लेवल की एप्लीकेशन तैयार की जाती हैं तो इसकी रिपोर्ट जो है, और या फिर रिपोर्ट्स की जनरेशन की जाती है, रिपोर्ट्स बनाई जाएं तो इसको यूज़ किया जाता है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को। इसकी दो टाइप्स हैं, SQL जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और हमारे पास है RPG होती है रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर, यानी रिपोर्ट्स को जनरेट करना। अगर आपके पास किसी फीडिंग की हुई है तो आप उसके साथ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, अगर बच्चों के मार्क्स हैं एंटर किए हुए तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने मार्क्स जो है वो टोटल पूरे साल में कितने लिए, नई रिपोर्ट बनाने हो तो वो ये लैंग्वेज जो है वो आपको आसान तरीन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है।
एंड हम कहते हैं कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल जो है स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हमेशा एसक्यूएल यूज़ की जाती है। जैसे आईबीएम वालों ने, आईबीएम कंप्यूटर सिस्टम था, उन्होंने अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए इसको क्या किया, डेवलप किया। इट इज़ a national standard by American National Standard Institute। अब ANSI से ये क्या हुई, अप्रूव्ड हुई। ये एक अमेरिकन नेशनल लैंग्वेज के तौर पे ANSI से क्या हुई, रजिस्टर हुई। सो SQL वर्क्स विद डेटाबेस प्रोग्राम लाइक MS। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जदीद जो ज़ुबानें हैं ये जदीद सॉफ्टवेयर के साथ क्या करती हैं, पैचअप करके आपको उसकी इंफॉर्मेशन देती हैं, उसको चलाने का तरीक़ाकार, और आपको रिजल्ट्स देती हैं। एंड MS एक्सेस है, BS2 इन्फॉर्मेक है, एंड MS SQL सर्वर है, ओरेकल है, साइबेस है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिसको ये डेवलप किया जाता है एसक्यूएल से। और हमारे पास दूसरी इसकी शाख जो है वो आरपीजी है। आरपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या आपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जो आपको रिपोर्ट्स बना के दे। फॉर एग्जांपल अस्पताल की मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर अस्पताल के अंदर पूरे दिन में 16,000 मरीज आता है, तो आपने इसकी रिपोर्ट तैयार करनी, तो ये तो मुश्किल काम है। लेकिन आप जब एक रिपोर्ट जनरेटर कर लेंगे, आरपीजी के तहत चलेंगे, देन आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी, आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगी, आसानी से क्रिएट हो जाएंगी। इट इज़ इट इज़ अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। इट इज़ मोस्ट यूज विद विद IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स। अब IBM के जो मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये अभी तक यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका डिफरेंस हम देखते हैं कि हमारे पास इसका डिफरेंस क्या है, कि हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हम क्या फ़र्क महसूस कर पाए हैं इतना पढ़ने के बाद। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोसीजर लैंग्वेज जो है, इसके अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या है ना कि प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। नॉन प्रोसीजर के अंदर नहीं बताना, ये बताना पड़ता है कि करना क्या है, एंड ये नहीं बताना पड़ता कि हाउ टू डू, कैसे करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। जो प्रोसीजर लैंग्वेज है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, किसके लिए, समझने के लिए। एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इट इज़ ईजी टू लर्न, बहुत ही आसान है सीखने के लिए। एंड प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीबग। अब प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर अगर कोई गलती आ जाती है, एरर आ जाती है, आपने उसको दूर करना है, रिमूव करना है, देन क्या होता है, बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है। आपको पहले तो समझ नहीं आती कि कोड कौन सा दे रहा है। अगर कोड की समझ आती तो आप बहुत मुश्किल तरीके से डिबगिंग कर सकते हैं। एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर आप बहुत ही आसानी से डिबगिंग कर सकते हैं, आप गलतियाँ अपनी निकाल के उसे रिमूव कर सकते हैं। और हमारे पास इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस। जब प्रोसीजर प्रोग्राम आप लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास इट रिक्वायर्स अ फ्यू नंबर ऑफ प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस लिखना था, यहाँ पे नॉन प्रोसीजर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो कहते हैं इट बहुत ही कम नंबर्स की नॉन प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस होंगी, देन ये क्या करेगा, आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग देगा और आपको रिजल्ट भी देगा। एंड इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। अब जो प्रोसीजर लैंग्वेज है ये नॉर्मली क्या है, अपने प्रोफेशनल्स प्रोग्रामर्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय प्रोफेशनल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स। अब जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड बाय प्रोफेशनल। हम जो इसका सीखा सिखाया बंदा है, जो पढ़ा लिखा है, वो भी यूज़ कर सकता है। जो इसको जानता नहीं और नॉन टेक्निकल है वो भी अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकता है। एंड इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेड। अब ये टिपिकली जो है वो फाइल ओरिएंटेड है,
फाइल बनाई जाती है इसके अंदर, लेकिन जबकि हमारे पास इट इज़ टिपिकली डेटाबेस ओरिएंटेड। अब ये नॉन प्रोसीजर जो है ये डेटाबेस को ओरिएंट करता है, डेटाबेस के ऊपर वर्क करता है। एंड प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज, जबकि नॉन प्रोसीजर जो है वो लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। अब नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 4GL भी कहा जाता है उसे, मीन्स के 5th जनरेशन लैंग्वेज, जो सबसे जदीद तरीन लैंग्वेज कहा जाता है उसको। नेचुरल लैंग्वेजेस हमारे पास आर नोन एज 5th जनरेशन लैंग्वेजेस, ठीक है, आर इंटेलिजेंट लैंग्वेज। अब फिर अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस, तो आप लिख सकते हैं 5GL नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि हमारे पास नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस। अब ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर दीज लैंग्वेजेस आर वेरी कंप्यूटर एंड वेरी कंप्यूटेशनल, वेरी यूनिक एंड वेरी compulsory and require a large amount of computer resources, और हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज, और हमारे पास दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज। अब जब तक इसका एक्सपेरिमेंटल फेज नहीं हो जाता तब तक इस लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये जो हम डायरेक्ट अपने वर्ड्स लिखते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो वो किस लैंग्वेज के अंदर है, 5GL लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है नोट्स का बताया गया है कि नोट्स जो है वो आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा गूगल ड्राइव का, वहाँ क्लिक करेंगे देन आपको नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स वहाँ से डाउनलोड करें और तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम की जो है वो कोताही ना हो और आपके अच्छे तरीके से पेपर्स आपको याद हो जाएं। तो इसलिए हमने ये सारा वर्क किया कि हमने तमाम नोट्स जो हैं वो वहाँ पर रख दिए हैं और आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मिस्टेक आपके सामने आए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।